है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है और जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, है ना। तो हमने लेक्चर की शुरुआत ही आज इसी से करी, क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल बिकॉज दे हैव देयर ओन क्या प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। इसके पास इसका खुद का डीएनए है, इसके पास इसका खुद का क्या है बेटा, राइबोसोम्स है। यह प्रोटीन बना सकता है, लेकिन इसको जितना प्रोटीन चाहिए ये पूरा प्रोटीन नहीं बना सकता, कुछ अपना प्रोटीन बना लेगा, लेकिन बाकी प्रोटीन के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? किसके ऊपर डिपेंडेंट है? न्यूक्लियस के ऊपर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? सेमी ऑटोनॉमस। कि काम तो कर रहा है, प्रोटीन तो बना रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, कुछ प्रोटीन बना रहा है, बाकी के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जल्दी बताओ। न्यूक्लियस के ऊपर। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। क्लियर है बेटा सबको? जल्दी बताओ, है ना। तो कोई पूछेगा कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, तो बता दोगे, है ना। आंसर देखो लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल बिकॉज, क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे हैव देयर ओन क्या, डीएनए एंड राइबोसोम्स। आगे लिखा हुआ देखो, क्योंकि इसके पास डीएनए भी है, राइबोसोम्स ही है, दैट्स व्हाई दे कैन सिंथेसाइज सम ऑफ देयर प्रोटीन। ध्यान रखो क्या लिखा मैंने, सम ऑफ देयर प्रोटीन्स। पूरा प्रोटीन नहीं बना सकता। और अदर प्रोटीन्स दे डिपेंड ऑन न्यूक्लियस। एग्जैक्टली यही आंसर आपको लिख देना है, ठीक है बेटा? क्लियर है? बताओ। चलो आगे देखो, इसमें जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उसको क्या बोल देते हैं अपन? एम्प्टी डीएनए, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। क्या बोलते हैं उसको? जल्दी बताओ। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और जो राइबोसोम होगा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट, उसको भी एक स्पेशल नाम दे देते हैं, क्या बोलेंगे? माइटोराइबोसोम्स। क्लियर है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में है इसलिए लगा दिया एम्प्टी, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। कहीं कहीं पे एमडीएनए भी लिखा होता है, याद रखना। एम्प्टी डीएनए लिखा होगा या क्या लिखा होगा? जल्दी बताओ। एमडीएनए, है ना। तो एमडीएनए मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एम्प्टी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है, इसको बोल देंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। या राइबोसोम क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, इसको क्या बोल देंगे? माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स या माइटोराइबोसोम्स। क्लियर है? आगे, द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रोड्यूसेस, सब लोग इंटरेक्ट करेगा, सब लोग रिप्लाई करेगा, समझ में आ रहा है सबको? तो द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रोड्यूसेस इट्स ओन एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरएनए व्हिच इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन बाय द माइटोराइबोसोम्स। आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था, मैंने बताया था क्या ऐसा कुछ? जल्दी बताओ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ बताया था, याद करो बेटा, याद करो। लास्ट लेक्चर में मैंने 3 प्रोसेस बताए थे आपको, है ना। फिर से रिवाइज। पहला क्या बताया था? जल्दी बताओ। रेप्लिकेशन, याद है? रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन में क्या किया था हमने? डीएनए से क्या बनाया था? डीएनए से डीएनए। देखो, जब डीएनए से डीएनए का बहुत सारा कॉपी बन जाता है, डीएनए से मल्टीपल कॉपी जब डीएनए बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन? रेप्लिकेशन, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस क्या था बेटा? सेकेंड प्रोसेस क्या था? जल्दी बताओ। ट्रांसक्रिप्शन। सेकेंड वॉज ट्रांसक्रिप्शन। सेकेंड ट्रांसक्रिप्शन था। इसमें अपन इसी डीएनए से क्या बना रहे थे? जल्दी बताओ। इसी डीएनए से आरएनए बना रहे थे अपन। डीएनए से क्या बनाना बेटा? आरएनए। और मैंने आपको बताया था आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? एमआरएनए, दूसरा टीआरएनए, और तीसरा आरआरएनए। याद है बेटा जी सबको? जल्दी बताओ, है ना। तीसरा प्रोसेस मैंने बताया था, कौन सा? जल्दी बताओ। तीसरा प्रोसेस था हमारा ट्रांसक्रिप्शन, था ना। सॉरी हाँ, तीसरा प्रोसेस क्या था बेटा हमारा? ट्रांसलेशन, है ना। द थर्ड वन वाज ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन तो लिख चुके हैं अपन, ठीक है। तो थर्ड प्रोसेस क्या था हमारा बेटा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, इसमें अपन क्या करते हैं? जो आरएनए है, जो वह आरएनए है, इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं अपन? प्रोटीन में। लेकिन इसको प्रोटीन में बदलने के लिए इस आरएनए के साथ किसको बाइंड करना चाहिए? राइबोसोम्स को। किसको बाइंड करना होगा बेटा? राइबोसोम्स को। तब जाके क्या बनता है? प्रोटीन। ये बताया था कल मैंने, जल्दी बताओ। बताया था, है ना। तो इस बात को याद रखोगे
तो अगला लाइन जो है ना, अगला लाइन जो उसमें लिखा हुआ है हमारे स्लाइड में, यही लाइन लिखा हुआ है, लास्ट वाला है ना, यही लाइन लिखा हुआ है। मेनली जो आपका प्रोटीन में कन्वर्ट होता है ना, वह कौन सा आरएनए कन्वर्ट होता है बेटा? मेनली एमआरएनए। और ये दोनों हेल्प करता है उसको। ठीक है, आ रही बात समझ? जल्दी बताओ। ठीक है, तो अगला लाइन यही लिखा होगा, देखते हैं अपने स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। चलो ये देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान दो क्या लिखा हुआ देखो। डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स वेरियस जीन्स। पहले ऊपर का देखो यहाँ पे, हाँ, द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रोड्यूसेस इट्स ओन एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए विच इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन बाय द माइटोराइबोसोम्स। अभी बताया एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगा, लेकिन कौन बनाएगा बेटा? कौन बनाएगा? जल्दी बताओ। राइबोसोम्स। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये राइबोसोम है, इसलिए इसका क्या नाम रख दिया? जल्दी बताओ। माइटोराइबोसोम। किसी को डाउट है इसमें? आगे देखो, डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स वेरियस जीन्स विच कोड फॉर 13 प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, है ना। यह प्रोसेस जब आएंगे अपन, है ना, प्लांट फिजियोलॉजी, तब आपको बताऊंगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। बस इतना समझ लो कि फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। क्या होता है जल्दी बताओ? फॉस्फोराइलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। फॉस्फोराइलेशन क्या है बेटा? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, है ना। अब एटीपी दो तरीके से अपन बता सकते हैं। चलो बात की कहानी है, इसलिए मैं जानबूझ के आपको नहीं बता रहा, ठीक है। यह बात की कहानी है, मतलब कि आप जब बाद में आओगे ना तो सीखोगे कि दो तरीके से हो सकता है क्या आपका फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन क्या है पहले ये बताओ? फॉस्फोराइलेशन क्या है बेटा? हाँ, फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन है आपका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या? एटीपी, है ना। और एटीपी हमारे लिए क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। एटीपी को क्या बोलते हैं बेटा अपन? एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। हमारे लिए पैसा का काम करता है हमारे बॉडी के लिए, इसको बोलते हैं अपन क्या? एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। करेंसी समझते हो ना, पैसा को, है ना। हमारे लिए मनी से भी इंपॉर्टेंट है, यही सारा एनर्जी देता है, तब आप सरवाइव करते हो, सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर पाते हो। क्लियर है? अब देखो यह फॉस्फोराइलेशन जो होता है ना बेटा, यह फॉस्फोराइलेशन दो टाइप का होता है। पहला को बोलते हैं अपन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और एक और होता है ये, जिसको अपन बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। फर्क बस इतना है कि एटीपी को बनाने के लिए अगर एनर्जी कहां से आ रहा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से। यह तो सुना होगा ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यह भी सुना है कि नहीं? जल्दी बताओ। यह तो सबने सुना होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, है ना। तो अगर एटीपी बनाने के लिए एनर्जी कहां से मिल रहा है बेटा? एनर्जी कहां से मिल रहा है जल्दी बताओ? ऑक्सीडेशन रिडक्शन से, है ना। अगर एनर्जी कहां से मिल रहा है आपको? ऑक्सीडेशन से मिल रहा है। ऑक्सीडेशन से एनर्जी मिल रहा है किसके लिए? एटीपी बनाने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फोटो मीन्स क्या होता है जल्दी बताओ? लाइट। फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। अगर फॉस्फोराइलेशन के लिए एनर्जी कहां से आ रहा है? लाइट से, तो इसको क्या बोल देंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन। आई बात समझ? जल्दी बताओ। अगर एटीपी, फॉस्फोराइलेशन क्या है? एटीपी बनाने का प्रोसेस। फॉस्फोराइलेशन के पहले क्या लगा दिया? कौन सा वर्ड लगा दिया हमने? ऑक्सीडेटिव। अगर एनर्जी फॉस्फोराइलेशन के लिए, एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से आ रहा है, तो उसको बोल देंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और अगर एनर्जी कहां से आ रहा है? लाइट रिएक्शन से आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन। अभी देखेंगे जब पढ़ोगे ना, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट, जब फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो यह वाला होता है। कौन वाला? कौन वाला जल्दी बताओ? फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोसिंथेसिस में कौन होगा बेटा? फोटोफॉस्फोराइलेशन। और रेस्पिरेशन में कौन होगा बेटा? ऑक्सीडेटिव। आई बात समझ? दोनों एक ही तरीका है, दोनों में हमें बनाना क्या है फाइनली? एटीपी। लेकिन यहां पे एनर्जी कौन दे रहा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहां पे एनर्जी कौन दे रहा है? लाइट। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बोलो। तो देखो, इसी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को करवाने के लिए
सारा जो एंजाइम होता है कौन रखता है अपने अंदर, जल्दी बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया का जीन बनाता है इन सारे एंजाइम को। क्लियर है, क्लियर है। चलो, यही बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो, चलो देखो आप, डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स वेरियस जीन, पक्की बात है। आपको बताया था जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, डीएनए के ऊपर ही होता है कि नहीं, जल्दी बताओ, है ना। तो सारे जीन किसके ऊपर होते हैं, डीएनए के ऊपर। तो डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स वेरियस जीन विच कोड फॉर 13 प्रोटीन्स, है ना। तो जीन होते हैं ना, वही प्रोटीन बनाते हैं। अब बोलोगे सर अभी तो आपने बोला था आरएनए प्रोटीन बनाता है, आरएनए के ऊपर क्या होगा बेटा, जीन होगा। वही जीन क्या बनाएगा फाइनली, जल्दी बताओ, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो यह जो डीएनए है ना, उसमें बहुत सारे, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में बहुत सारे जीन होते हैं। वह कितने प्रोटीन बनाते हैं टोटल, कितने, 13 प्रोटीन, 13। और ये सारे प्रोटीन किसके लिए जरूरी है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए। क्लियर है बेटा, बोलो। अभी तो बताया, अभी तो बताया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है, रेस्पिरेशन में। और रेस्पिरेशन कहाँ होता है, सेल के अंदर, जल्दी बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया में। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। चलो, द रेस्ट ऑफ द प्रोटीन देखो ना, ये बस 13 ही प्रोटीन बनाया, लेकिन क्या 13 प्रोटीन ही बनता है बॉडी में, हजारों प्रोटीन बनता है भाई। तो 13 प्रोटीन तो ये बना लिया, बाकी जो प्रोटीन है कौन बनाएगा सारा, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, न्यूक्लियर डीएनए। क्लियर है बेटा, आगे बढ़, आगे बढ़ा जाए, जल्दी बताओ, आगे बढ़े, बोलो। चलो ठीक है, तो आगे देखते हैं अब। अगला है हमारा, एक चीज देखते हैं आगे, ठीक है। इतना पॉइंट सबको समझ में आया, पहले ये बताओ, इतनी बातें सबको समझ में आई कि किसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव, किसको बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऐसा बातें सबको समझ में आ गया बेटा, जल्दी बताओ, आगे बढ़े। हाँ बोलो बेटा। फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होगा ये पूछ रहे हो आप। फॉस्फोराइलेशन बेटा एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन हमेशा कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आई बात समझ। हाँ, चलो आगे देखे, बोलो। चलो अगला देखते हैं, देखो बेटा, why mitochondria and chloroplast are considered to be endosymbionts of cell। अब इसको एंडोसिम्बायोंट क्यों बोलते हैं, बता ही दिया थोड़ी देर पहले, बताया था ना क्यों बोलते हैं एंडोसिम्बायोंट, जल्दी बताओ, बताया था। फिर भी आंसर अपना देख लेते हैं, आंसर क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर कंसिडर्ड टू बी एंडोसिम्बायोंट ऑफ अ सेल बिकॉज दे पजेस देयर ओन न्यूक्लिक एसिड। आंसर सेम है, ये भी क्या कंटेन करता है बेटा, खुद का, इसमें खुद का क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किसको बोलते हैं बता सकते हो, डीएनए एंड आरएनए, इसी को बोलते हैं ना, जल्दी बताओ। अरे, अरे भाई देखो ना, नाम चिक चिक के खुद बताता है, खुद नाम चिक चिक के बताता है, क्या बताता है जल्दी बताओ। देखो इधर, खुद आपको नाम चिक चिक के बताएगा कि मैं क्या हूँ, डीएनए। डीएनए देखो, हमने बोला न्यूक्लिक एसिड, सब कॉन्सेप्ट बनाते जाओ, पहले बता रहा हूँ, आपका बेसिक लेक्चर है अभी, 10th पास करके आए हो तुम लोग, तो कॉन्सेप्ट अभी बताओ। हम क्या देख रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड, देखो तो मैंने बोला दो न्यूक्लिक एसिड होता है बेटा, एक क्या बोला हमने, डीएनए, दूसरा क्या बोला मैंने, आरएनए। कैसे सर, देखो इसका नाम खुद चिक चिक के बुला रहा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है पता है किसी को, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो तो खुद लास्ट में चिल्ला चिल्ला के बोला कि नहीं कि मैं क्या हूं, न्यूक्लिक एसिड हूं, नहीं बोल रहा है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोल रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये भी बोल रहा है कि नहीं कि मैं क्या हूं, न्यूक्लिक एसिड हूं, बोल रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। तो इसीलिए तो इसको बोलते हैं, डीएनए और आरएनए क्या है आपका बेटा, न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों का आंसर देखो, किसी को याद ना हो ना, मान लो कि भूल गए, क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाई डीएनए एंड क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, सेम आंसर, बिकॉज दे कंटेन देयर ओन क्या, डीएनए एंड राइबोसोम्स, डीएनए एंड राइबोसोम्स। क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड एंडोसिम्बायोंट ऑफ अ सेल, सेम आंसर, बिकॉज दे कंटेन देयर ओन न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आप,
चलो, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर कंसिडर्ड टू बी एंडोसिम्बायोंट ऑफ अ सेल बिकॉज दे possess their own nucleic acid. Mitochondria and chloroplast are the only cell organelles other than nucleus. आपको पूरा यूकैरियोटिक सेल मैंने बता दिया। यूकैरियोटिक सेल में आपने कहाँ देखा मेनली डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, जल्दी बताओ, बता चुका हूं मैं। मेनली कहाँ डीएनए होता है, सारा डीएनए हमारा न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ कहाँ डीएनए होता है, दो जगह बताया मैंने, कहाँ कहाँ जल्दी बताओ। एंड क्लोरोप्लास्ट, तो देखो तो न्यूक्लियस में डीएनए है और बाकी दो ही जगह डीएनए है, या तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं तो किस में, क्लोरोप्लास्ट में। देखो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर द ओनली सेल ऑर्गेनल्स अदर देन न्यूक्लियस कोटेड विथ डबल मेम्ब्रेन। सबसे बड़ी बात देखो तो क्या बोल रहा है, आपने देखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल होता है कि सिंगल होता है, जल्दी बताओ। डबल। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन है कि सिंगल मेम्ब्रेन है, जल्दी बताओ। क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन है कि सिंगल मेम्ब्रेन है, जल्दी बताओ। डबल डबल। तो केवल यही तीन आपको डबल मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, मैं डीएनए बोल रहा था सॉरी, इसमें डबल मेम्ब्रेन है ना, यही तीन आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, आपको डबल मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो, और अपना डीएनए भी इसी दो में है बस, न्यूक्लियस के अलावा, है ना। डीएनए कहने का मतलब अपना डीएनए, बाकी सब सेल में डीएनए होता है, लेकिन सब सेल में डीएनए कहाँ होता है बेटा, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर होता है। हर सेल में डीएनए है, लेकिन कहाँ प्रेजेंट है, जल्दी बताओ, न्यूक्लियस के अंदर। यह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसा है जिसके न्यूक्लियस के अंदर तो है, लेकिन इसको खुद के माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, और किसमें है, क्लोरोप्लास्ट में। बात समझ में आई, जल्दी बताओ। मतलब बाकी सेल में सब जगह कहाँ है, न्यूक्लियस में है, और बाकी जगह पे सबका डीएनए सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ऐसा ऑर्गेनल है जो खुद भी डीएनए रखता है अपने अंदर। आई बात समझ, है ना। तो क्या इशारा कर रहा है, या क्या इशारा कर रहा है कि डबल मेम्ब्रेन भी इसी दोनों में है, न्यूक्लियस के अलावा डीएनए भी इसी दोनों में है, और ये भी डीएनए कैसा डीएनए है, प्रोकैरियोटिक वाला कि यूकैरियोटिक वाला, प्रोकैरियोटिक वाला। मतलब कहीं ना कहीं से कहाँ से आया होगा, कहाँ से आया होगा, प्रोकैरियोट से, है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं एंडोसिम्बायोंट ऑफ अ सेल। वही लिख रहा है देखो, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर द ओनली सेल ऑर्गेनल्स other than nucleus coated with double membrane. They have their own DNA and protein synthesizing machinery. प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी मतलब इसमें आरएनए भी है, प्लस इसमें क्या आपका राइबोसोम्स भी है कि नहीं, हाँ ठीक है, एज वेल। अब देखो, वन एक्सप्लेनेशन फॉर अ सेल ऑर्गेनल टू हैव इट्स ओन डीएनए, क्योंकि इस दोनों में अपना खुद का डीएनए है, इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन दिया गया कि ऐसा क्यों हो गया, इसके अंदर डीएनए है। वन एक्सप्लेनेशन फॉर अ सेल ऑर्गेनल टू हैव इट्स ओन डीएनए इज दैट दीज ऑर्गेनल्स वर सेपरेट ऑर्गेनिज्म। ऐसा माना जाता है ना कि पहले सेपरेट ऑर्गेनिज्म था, मतलब ये खुद अकेले अकेले था, ऐसा माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पहले अकेले सर्वाइव कर रहा था, मतलब ये खुद एक ऑर्गेनल था, सेपरेट ऑर्गेनिज्म, मतलब सेल था ये अलग। क्लोरोप्लास्ट भी अलग था, है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ होगा, द क्लोरोप्लास्ट वॉज एन ऑटोट्रॉफिक साइनोबैक्टीरिया। ऐसा माना जाता था कि जो क्लोरोप्लास्ट है, पहले क्या मानते थे इसको बेटा हम, साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है आपका, प्रोकैरियोट। तो पहले इसको क्या मानते थे हम, क्लोरोप्लास्ट को, साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया आप जानते हो क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है ना, इसीलिए उसको ऑटोट्रॉफिक बोल दिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते थे, हेट्रोट्रॉफिक प्रोकैरियोट। देखो तो हमने पहले क्या, शुरुआत में माइटोकॉन्ड्रिया को एक प्रोकैरियोट माना जाता था, क्लोरोप्लास्ट को भी क्या माना जाता था बेटा, प्रोकैरियोट, लेकिन अलग अलग, अलग अलग। अपन क्लोरोप्लास्ट को कैसा मानते थे, ऑटोट्रॉफिक साइनोबैक्टीरिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को कैसा मानते थे, हेट्रोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स, है ना, विच लेटर ऑन बिकेम टू लॉज इनटू अ यूकैरियोटिक सेल एज एंडोसिम्बायोंट। तो शुरू में दोनों अकेले अकेले था, बाद में क्या हुआ, ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, बाद में धीरे धीरे किसके अंदर घुस गया है, किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, और तब यह यूकैरियोटिक सेल का पार्ट बन गया, और तब यह न्यूक्लियस के ऊपर भी डिपेंड हो गया। आई बात समझ, जल्दी बताओ। तो यह दूसरे सेल के अंदर घुसा कि नहीं, पहले बताओ, दूसरे सेल के अंदर घुसा कि नहीं, यूकैरियोटिक सेल में घुस गया, और घुसने के बाद उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, है ना, कुछ खुद से बना रहा है और कुछ वो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोसिम्बायोंट। सिम्बायोसिस समझते हो किसको बोलते हैं, ये बात जानते हो आप लोग, सिम्बायोसिस किसको बोलते हैं बेटा, जल्दी बताओ। चलो एक बात बताता हूँ मैं आपको, सिम्बायोसिस किसको बोलते हैं, इधर ध्यान दो, इधर देखो। सिम्बायोसिस अपन किसको बोलेंगे, ये टर्म जहां पे भी आ जाए, सिम्बायोंट, है ना, या सिम्बायोसिस जहां पे भी आ जाए, का मतलब होता है क्या, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब क्या, किसी के साथ क्या है, बेनिफिट। जैसे मान लो कि हम दो पार्टनर हैं,
किसी काम के लिए 10 रुपये मैं दे रहा हूँ, आप 2 ही रुपये दे रहे हो, 3 ही रुपये दे रहे हो, लेकिन कंट्रीब्यूशन आपका भी है कि नहीं है? जल्दी बताओ, बोलो, है ना? तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं बेटा? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना? जहाँ पे दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहा है। तो ठीक है, एक सेल के अंदर हमने बोला कि चलो एक सेल है, इस सेल के अंदर मेन डीएनए कौन बना रहा है बेटा? न्यूक्लियस। कौन बना रहा है? न्यूक्लियस। थोड़ा बहुत ही बना रहा है, लेकिन ये बना तो रहा है। कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए सब बना तो रहा है ना? तो ये दोनों मिल के पूरा सेल का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे? सिम्बायोटिक बोलेंगे कि नहीं? जल्दी बताओ। और क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पहले प्रोकैरियोट माना जाता था, यह सेल के अंदर एंटर किया है, तो इसलिए कौन सा टर्म यूज कर दिया हमने? एंडो। तो पूरा पूरा नाम क्या हो गया? एंडो सिम्बायोन्ट। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ, बोलो। सिंपल सी बात है सर। क्यों बोला एंडो सिम्बायोन्ट? क्योंकि देखो ऐसा माना जाता था, जो जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वह पहले प्रोकैरियोट माना जाता था। आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया वो भी क्या था? पहले माना जाता था प्रोकैरियोट। यह दोनों क्या किया? यूकैरियोटिक सेल के अंदर घुसा और फिर उसी के अंदर रहने लग गया, इसलिए इसको क्या बोल लेते हैं? एंडो सिम्बायोन्ट ऑफ अ सेल। क्लियर है? बोलो। चलो आगे देखो, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजली विजिबल। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत छोटा होता है, तो जब तक इसको आप क्या नहीं करोगे, जब तक इसको क्या नहीं करोगे आप? स्टेनिंग। स्टेनिंग बताया था ना क्या होता है? बोलो। जब तक आप इसको स्टेन नहीं करोगे, यह दिखाई नहीं देगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को विजिबल करने के लिए क्या करना होता है इसका भी? जैसे बैक्टीरिया को देखने के लिए हम क्या कर रहे थे? ग्राम स्टेनिंग, याद है? इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया को भी देखने के लिए आपको क्या करना होगा? स्टेनिंग करना होगा। ठीक है? कौन सा स्टेन यूज करते हैं? उस स्टेन का नाम है क्या? देखो, टैनस ग्रीन बी। जैसे वहां पे यूज करते थे ना क्रिस्टल वॉयलेट, याद है ना? यहाँ पे किस स्टेन का यूज करेंगे अपन? टैनस ग्रीन बी, यही नाम है याद रखने का। या कौन सा स्टेन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करता है ताकि वो माइक्रोस्कोप के अंदर दिख सके हमें। क्लियर है? जल्दी बताओ, बोलो। आगे देखो, माइटोकॉन्ड्रिया इज कवर्ड बाय सिंगल या डबल? डबल यूनिट मेम्ब्रेन, है ना? एक होगा आउटर मेम्ब्रेन, एक क्या होगा आपका? इनर मेम्ब्रेन, है ना? एक बाहर वाला मेम्ब्रेन होगा और एक अंदर वाला मेम्ब्रेन होगा। तो बाहर होगा इसको क्या बोलेंगे? आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर होगा इसको क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो, द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स इनटू सेवरल क्रिस्टे। ध्यान से देखो, आउटर मेम्ब्रेन कैसा है बेटा? स्मूथ। स्मूथ मतलब ये पूरा ऐसा है, ऐसे है पूरा एकदम, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना, वह बहुत उसमें इनफोल्डिंग होता है, ऐसे ऐसे इनफोल्डिंग होता है। इस इनफोल्डिंग को क्या बोलते हैं? क्या नाम देते हैं अपन? क्रिस्टे। क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। क्रिस्टे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। क्रिस्टे। बात समझ में आई? अभी डायग्राम देखोगे ना सब समझ में आएगा। सिंपल सी बात सर, आउटर मेम्ब्रेन में कोई छेड़छाड़ नहीं है, स्मूथ है पूरी तरह। जो इनर वाला है ऐसे नहीं होता। इनर वाला क्या होता है? ऐसे फोल्डिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसी को क्या बोल देते हैं? इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन को क्रिस्टे। क्लियर है? बताओ। हाँ, आगे देखो, अब अपन क्या देख रहे हैं आगे? दो मेम्ब्रेन है, आउटर इनर, दोनों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो एक तो देख लिया, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन किस फॉर्म में है? किस फॉर्म में है? फोल्ड के फॉर्म में। दैट इज कॉल्ड क्रिस्टे। पहला डिफरेंस। दूसरा, आउटर मेम्ब्रेन हैज मोर फॉस्फोलिपिड्स। मेम्ब्रेन किससे बना हुआ? फॉस्फोलिपिड से बना हुआ कि नहीं? जल्दी बताओ। लिपिड बाई लेयर, याद है ना? तो ये आउटर मेम्ब्रेन में ज्यादा फॉस्फोलिपिड दिखाई देगा आपको। और कौन सा? आपका नाम भी लिखा हुआ है ना? फॉस्फाटाइडिल कोलिन, यही मिलता है फॉस्फोलिपिड, है ना? तो बाहर वाले लेयर में ज्यादा फॉस्फोलिपिड होगा और कोलेस्ट्रॉल होगा, और अंदर वाले में थोड़ा सा कम होगा इसके कंपैरिजन में। मतलब ये हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हैज मोर फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल इन कंपैरिजन टू इनर मेम्ब्रेन। होगा इसमें भी, लेकिन अमाउंट ज्यादा होगा आउटर मेम्ब्रेन पे। दो डिफरेंस देख लिया। पहला क्या? आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है सर, इनर मेम्ब्रेन किस फॉर्म में है? फोल्डिंग के फॉर्म में है। दूसरा क्या देखा? आउटर मेम्ब्रेन में ज्यादा फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल है, इनर में क्या है आपका? उसके कंपैरिजन में कम है। तीसरा, फॉस्फोलिपिड इन इनर मेम्ब्रेन इज मेनली डाइफॉस्फेटाइडिल ग्लिसरॉल। इसमें देखो, इसमें जो फॉस्फोलिपिड था मेनली कौन सा था? देखो तो फॉस्फाटाइडिल कोलिन। और इसमें जो फॉस्फोलिपिड है कौन सा है? देखो, डाइफॉस्फेटाइडिल ग्लिसरॉल। आई बात समझ?
दोनों का फॉस्फोलिपिड भी अलग अलग है कि नहीं, बोलो। एंड इनर मेम्ब्रेन हैव मोर प्रोटीन्स, प्रोटीन ऊपर भी है, लेकिन देखो डिफरेंस देख रहे हैं अपन, सर स्मूथ फोल्डेड। दूसरा, यहाँ ज़्यादा फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, नीचे वाले मेम्ब्रेन में इनर में कम। दूसरा, सर ऊपर वाले में जो फॉस्फोलिपिड है उसका नाम है फॉस्फोटिडाइल कोलिन, और नीचे वाला में जो उसका नाम क्या है, डाईफॉस्फोटाइडिल ग्लिसरॉल। ऊपर वाले में सर कम प्रोटीन है वो आउटर मेम्ब्रेन में, और इनर मेम्ब्रेन में क्या है, ज़्यादा प्रोटीन। क्लियर है, जल्दी बताओ। बताया था ना मेम्ब्रेन पे प्रोटीन होता है, पढ़ा था कि नहीं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, टनल प्रोटीन, ऐसे पढ़ा था ना, इंटीग्रल, इंट्रिंसिक, याद है कि नहीं, चलिए बताओ। हाँ, अब देखो अगला देखो, द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइड इट्स ल्यूमन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट्स, दैट इज द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। अब देखो यह दोनों के कारण क्या होगा, दो कंपार्टमेंट में बट जाएगा पूरा माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ना कैसे, अगर अपन ध्यान दे यहाँ पे देखो, ये देखो, यह दो है आपका, ये दो में अगर देखोगे, यह दोनों मेम्ब्रेन के कारण दो कंपार्टमेंट बन गया कि नहीं बन गया, एक कंपार्टमेंट बाहर की तरफ, एक कंपार्टमेंट अंदर की तरफ, बना कि नहीं, जल्दी बताओ, बोलो। तो यही लिख रहा है कि द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइड इट्स ल्यूमन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट, द आउटर कंपार्टमेंट और एक को क्या बोलेंगे, इनर कंपार्टमेंट। ठीक है, आई बात समझ। द इनर कंपार्टमेंट फिल्ड विथ अ डेंस होमोजेनस सब्सटेंस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। तो इसके अंदर में पूरा जो लिक्विड एक प्रेजेंट होता है ना, होमोजेनस मैट्रिक्स मतलब ये सेम कंपोजिशन होता है, यहाँ जो प्रेजेंट होगा आपका, तो क्या बोलते हैं अंदर में जो प्रेजेंट होगा, जल्दी बताओ, मैट्रिक्स। अभी डायग्राम देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल। अब यहाँ पे एक टर्म है लिमिटिंग बाउंड्री, सर क्या हो गया, लिमिटिंग बाउंड्री मतलब यह एक ऐसा बाउंड्री है जो किसी भी चीज़ का मूवमेंट को क्या करेगा, लिमिट करेगा। मतलब कोई चीज़ आएगा तो क्या अंदर जाना है, क्या बाहर जाना है। सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है आपका, सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल होता है कि नहीं, जल्दी बताओ, है ना। तो यह लिमिटिंग लिमिटिंग बाउंड्री मतलब यह दूसरे चीज से इसको सेपरेट करके रखेगा। क्लियर है, चलिए बताओ, चलो आगे देखो। द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विथ माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। मतलब ये जो दो मेम्ब्रेन है ना, दोनों का अपना अपना, इस पर भी कुछ एंजाइम्स है, इस पर भी कुछ एंजाइम्स है, जो कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगा। क्लियर है, चलिए बताओ। बोथ मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड बाय ए स्पेस कॉल्ड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अभी दोनों के बीच में स्पेस आपको दिख रहा है, ये जगह खाली दिख रहा है, बताओ, बोलो। इसी स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल या इंटर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन के बीच में, इंटर मतलब क्या होता है बताया था, बिटवीन, है ना। तो दो मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली स्पेस है, इसी को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर है। दूसरा, इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू, अभी बता दिया था आपको कि इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारा फिंगर लाइक ऐसे फोल्डिंग होगा, इसको क्या बोलते हैं अपन, अभी बताया था, क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू अ नंबर ऑफ फिंगर लाइक क्रिस्टे। इन मेटाबोलिकली एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया नंबर ऑफ क्रिस्टे इज हाइयर। अब एक चीज बताओ, जहां जितना एटीपी बनना होगा वहां पे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होगा कि नहीं होगा, है ना। जो सेल जो सेल जितना काम कर रहा होगा, आपको पहले बताया था। एक बात, चलो इसको एनालाइज करो, चीजों को रट्टा नहीं मारना है, समझना है। देखो एक बात बता रहा हूँ, एक सेल ले लिया हमने, ध्यान देना, ये बात पहले ही बताया था मैंने, फिर से बता रहा हूँ आपको। चलो देखते हैं, हमने एक सेल लिया बेटा, यह सेल है, और दूसरा एक ये, ठीक है। यह सेल मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव है, मतलब बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं करता है। यह सेल मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है। क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव, मतलब ज़्यादा एक्टिव है, और यह भी काम कर रहा है, लेकिन ये मेटाबॉलिकली क्या है बेटा, लेस एक्टिव है। मेटाबॉलिकली क्या बोलो, लेस एक्टिव। चलिए, पता है मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस। मतलब यहाँ पे कम काम हो रहा है, ऐसे समझो रॉ लैंग्वेज में, यहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा है। तो जहाँ ज़्यादा काम हो रहा होगा, एटीपी यहाँ ज़्यादा चाहिए होगा कि नहीं, चलिए बताओ। जहाँ कम काम हो रहा है वहाँ पे एटीपी कम चाहिए कि नहीं, चलिए बताओ। एटीपी कहाँ बनता है ये बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जहाँ कम एटीपी चाहिए
वहां पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा कि कम होगा? जहां पे ज्यादा एटीपी चाहिए वहां पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, होगा कि नहीं? यही बात बोल रहा है बेटा, ठीक है। आप यही समझाने का कोशिश कर रहा है कि जिस सेल में मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव होगा उसमें पक्की बात है क्रिस्टे का नंबर भी ज्यादा होगा कि नहीं, क्योंकि क्रिस्टे किसका पार्ट है? माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है ना। तो और क्योंकि उसमें ज्यादा एंजाइम चाहिए, ज्यादा ये चाहिए, तो सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ाना होगा कि नहीं? जल्दी बताओ, बढ़ाना होगा कि नहीं? तो ज्यादा फोल्डिंग होगा कि नहीं वहां पे? बोलो। तो इसीलिए जो सेल मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव होता है उसमें नंबर ऑफ क्रिस्टे क्या होता है? ज्यादा होता है। क्लियर है? जल्दी बताओ आगे। एनी इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट सीक्वेंस इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच फॉर्म्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये सब बातें अभी आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। बस इतना समझो, नाम से क्या पता चल रहा है बेटा? ईटीएस। ईटीएस क्या है जल्दी बताओ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब आपको क्या लग रहा है इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे? अभी आपको नहीं समझ में आएगा, बस ये बाद में समझोगे प्लांट फिजियोलॉजी। मान लेते हैं ए बी सी टी, कुछ मॉलिक्यूल्स होता है, बस इतना समझो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सिस्टम किसको बोलते हैं बेटा? ग्रुप ऑफ चीजों को, है ना। जैसे मैं बोलूंगा एडनोबाइक सिस्टम है, इसमें क्या है? एडमिन भी है, टीचर्स भी है, स्टूडेंट भी है, सब मिलकर सिस्टम कहलाता है ना। जल्दी बताओ, बोलो। तो सिस्टम है बेटा, हम बोले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे जो स्पेसिफिक ऑर्डर में काम कर रहे होंगे। सिंपल सी बात है, समझो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मतलब ये क्या करता है ना, सारा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को उठाता है और पास करता है। पहले ये उठाया, ये इसको दिया, ये इसको दिया, या इसको दिया, या फाइनली किसी और को देगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जल्दी बताओ, बोलो। सारे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इसीलिए इन सारे मॉलिक्यूल्स को मिला के अपन क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये सारा मॉलिक्यूल जो है ना, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ प्रेजेंट होता है? कहाँ प्रेजेंट होता है? जल्दी बताओ, कहाँ? किस मेम्ब्रेन पे? इनर मेम्ब्रेन पे। अरे आ रही है बात समझ? बोलो, क्या सोहम, समझ में आ रहा है? तो इनर मेम्ब्रेन इज और क्या प्रेजेंट होगा? इनर मेम्ब्रेन इज स्टडीड विथ पिन हेड पार्टिकल्स, पिन शेप का है ना, कॉल्ड ऑक्सीजोम्स, और एलिमेंट्री पार्टिकल्स और F0 F1 पार्टिकल्स, या इसी को एटीपी, ये सब नाम अलग अलग है। ऑक्सीजोम बोल दो, है ना, एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोल दो, F0 F1 पार्टिकल बोल दो, एटीपी सिंथेटेज, यही एटीपी बनाने में हेल्प करता है ये एंजाइम, है ना। दीज पार्टिकल्स फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय फर्नांडीज मोरैन, ये साइंटिस्ट का नाम है। ये सब बता रहा है आपको क्या क्या हमने पढ़ा। हमने बस ये पढ़ा कि आउटर मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होता है। एक बार रिवीजन मार लेते हैं। हमने यह पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा कौन सा था बेटा? इनर मेम्ब्रेन। सब लोग बोलो, ठीक है। एक आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा कौन सा आपका? इनर मेम्ब्रेन। अब देखो, आउटर मेम्ब्रेन कैसा है आपका? स्मूथ है। और इनर मेम्ब्रेन किस फॉर्म में प्रेजेंट है? क्रिस्टे के फॉर्म में, फोल्डेड फॉर्म में। पहला चीज देखा। दूसरा, सर आउटर मेम्ब्रेन में ज्यादा फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल है और नीचे वाले में, इनर मेम्ब्रेन पे कम है। सर आउटर में जो फॉस्फोलिपिड है ना, जो आउटर में फॉस्फोलिपिड है उसका नाम क्या है? फॉस्फाटाइडिल कोलिन। और जो नीचे में है उसका नाम क्या है? डाईफॉस्फोटाइडिल ग्लिसरॉल। सर ऊपर वाले में, हाँ ऊपर वाले में प्रोटीन कम है और नीचे वाले में प्रोटीन क्या है? ज्यादा है। तो कहाँ कुछ अलग पड़ रहा है? हाँ, अगला क्या पढ़ा सर? ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है ना, ये पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को दो पार्ट में बांट दिया, एक आउटर पार्ट और एक कैसा आपका? इनर पार्ट। इनर ल्यूमन हो गया, एक आउटर हो गया आपका। अब आगे देखो, द इनर कंपार्टमेंट, जो इनर कंपार्टमेंट है सर, अंदर वाला ये जो कंपार्टमेंट है ना, इसमें एक मैट्रिक्स भरा होता है, एक सेमी फ्लूइड होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? मैट्रिक्स। ठीक है, यही तो पढ़ रहा है बेटा, तो यही तो बोल रहा हूँ कि जब एक साथ और सारी बातें होती हैं तुम लोग को लगता है क्या क्या पढ़ लिया, कुछ है नहीं। उसके बाद हमने क्या देखा? ये जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, एक पक्की बात है, मेम्ब्रेन अगर है तो दोनों के बीच में स्पेस होगा कि नहीं, खाली जगह, है ना। स्पेस को क्या बोलते हैं अपन? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पैरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। उसके बाद क्या देखा? ये तो देख ही लिया, इनर मेम्ब्रेन किस में होता है? फोल्डेड फॉर्म में होता है। फिर हमने देखा कि सर इस इनर मेम्ब्रेन पे ना बहुत सारा इलेक्ट्रॉन को कैरी करने वाला, ट्रांसपोर्ट करवाने वाला मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, और ये सारे मॉलिक्यूल्स को मिला के अपन क्या बोलते हैं? ETS। क्लियर है? क्लियर है? उसके अलावा सर इस इनर मेम्ब्रेन पे एक और एंजाइम भी मिलता है, उसका नाम क्या है? ATP
सिंथेज। इस पे एक एंजाइम भी मिलता है, उसका नाम क्या है? एटीपी सिंथेटेज। आज बात समझ, जल्दी बताओ। यही जो एंजाइम है ना बेटा, यही एंजाइम क्या करवाता है? एटीपी सिंथेसिस करवाएगा। अभी हमने पढ़ा ना, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एटीपी बनाना। उस एटीपी बनाने के लिए कोई एंजाइम होगा ना, एंजाइम होगा कि नहीं? यही एंजाइम है। कौन सा एंजाइम? एटीपी सिंथेटेज। तो याद रखने का क्या है इसमें, कौन किस मेम्ब्रेन पे है, क्वेश्चन पूछ देगा। एटीपी सिंथेटेज इज प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलोगे? बोलेगा, बोलेगा ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट ऑन इनर मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलोगे? एग्जैक्टली अब समझ में आया? चलो देखते हैं आगे। अब देखो, हेड ऑफ ऑक्सीजोम और F1 is connected with oxidative phosphorylation, formation of ATP by energy of oxidation। अभी बताया था ना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किसको बोलते हैं? यहाँ पे एनर्जी कौन देता है एटीपी फॉर्मेशन के लिए? ऑक्सीडेशन, है ना। तो देखो, हेड ऑफ ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम को हम बेटा क्या बोलते हैं? अभी लिखा था F0 F1 पार्टिकल भी बोलते हैं कि नहीं? जल्दी बताओ, है ना। तो देखो, ये कैसा इस शेप में होता है मैं आपको बता रहा हूँ। हेड ऑफ ऑक्सीजोम और F1 ये इस फॉर्म में होगा। देखो ये F0 है और इधर करके ऐसे F1, देखो ऐसे करके होता है, ठीक है। तो हेड को क्या बोलते हैं बेटा अपन? F1। और नीचे वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं अपन? जल्दी बताओ। F0। आज समझ में आई? तो हेड ऑफ ऑक्सीजन और F1 इज कंसर्न्ड विथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मतलब एटीपी इसके दो पार्ट हो गए। हमने अभी बताया एटीपी प्रोडक्शन एक एंजाइम करता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम क्या है? एटीपी सिंथेटेज। देखो यहाँ देखो सब लोग, हमने बोला कि भाई एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है क्या बेटा? उस एंजाइम का नाम क्या है? एटीपी सिंथेटेज। क्लियर है? जल्दी बताओ, बोलो। तो चलो देखो, मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूँ, थोड़ा बेसिक्स आपको दिख रहा है सबको? बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन है कि डबल मेम्ब्रेन, पहले बताओ। डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। हाँ देखो, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? बाहर वाले को क्या बोलेंगे? बाहर वाला है आपका, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। अंदर वाला को क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में जो खाली स्पेस है इसको क्या बोलेंगे? इस स्पेस को, ये देखो यह पूरा जो स्पेस खाली है, इस स्पेस को क्या बोलेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलेंगे। जल्दी बताओ। अब अगला क्या सर? पूरा डायग्राम दिया हुआ है, पूरा बेहतरीन डायग्राम देखेंगे, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ सारे पॉइंट। सर अब अलग डायग्राम बनाते हैं। ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इस तरह दिखाई नहीं देगा। आउटर तो आपका ऐसा होता है, लेकिन इनर किस फॉर्म में होगा आपका? जल्दी बताओ। फिंगर लाइक ऐसे करके इस फॉर्म में होगा। इसी को क्या बोलते हैं अपन? जल्दी बताओ। क्रिस्टे, है ना। अब बताओ, अब एक चीज देखो सर, ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, समझाने के लिए हमने ऐसे बना दिया है। सर इनर मेम्ब्रेन पे क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा? इनर मेम्ब्रेन पे क्या क्या प्रेजेंट होता है? पहला चीज दिखा रहा हूं मैं, पहला चीज दिखा रहा हूं। सर यहाँ पे ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को कैरी करने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को कैरी करने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन सब इलेक्ट्रॉन कैरियर को मिला के अपन एक सिस्टम बोलते हैं। कौन सा सिस्टम हो गया ये? कौन सा सिस्टम हो गया? एटीएस। तो एटीएस कहाँ प्रेजेंट है? इनर मेम्ब्रेन पे, है ना। एटीएस कहाँ प्रेजेंट है बेटा? चलिए बताओ। इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है एटीएस। दूसरा सर, यहीं पे एक एंजाइम भी प्रेजेंट है। यहीं पे क्या प्रेजेंट है बेटा? एक एंजाइम भी प्रेजेंट है। उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम क्या है? एटीपी सिंथेटेज। एटीपी सिंथेज, सिंथेटेज बोलते हैं, एटीपी सिंथेज आप बोल सकते हो। एटीपी सिंथेज या एटीपी सिंथेज का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीजोम, या इसी को क्या बोलते हैं? F0 F1 पार्टिकल। ठीक है, ठीक है, मतलब इसमें दो पार्ट को मिला के बना हुआ है, F0 F1 पार्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ? जल्दी बताओ। ये जो मेनली F1 है ना, ये F1 ही मेनली क्या करता है आपका? क्या बनाता है? एटीपी बनाता है। देखो होता क्या है बेटा, अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा। क्यों? एटीपी कैसे बनता है, क्योंकि इसको हमें कब पढ़ना है? जब प्लांट फिजियो बताऊंगा ना, तो देखो करता क्या है, थोड़ा सा मैकेनिज्म बता देता हूँ कैसे एटीपी बनाता है।
मेनली क्या होता है ना, अंदर में जो ये ल्यूमन है ना, जो खाली जगह है ना, समझ रहे हो आप, इस खाली जगह में बहुत ज्यादा H+ का कॉन्सेंट्रेशन भर गया होता है। वो बाद में समझोगे आप, ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस देखेंगे वो सब देखोगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, हाँ। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, यह F0 क्या करता है ना, यह मेम्ब्रेन है ना, जल्दी बताओ, मेम्ब्रेन है ना, जल्दी बताओ। अब देखो होता क्या है, होता क्या है, मेम्ब्रेन ये किसी को आर पार नहीं लाने देगा, इसके लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाते हैं, यही काम आता है कौन आपका, F1 F0। F1 इसमें क्या बना देगा, गैप बना देगा, और F1 क्या करेगा, फिर इसमें से उठा उठा के चीजों को बाहर फेंकेगा। आई बात समझ, जल्दी बताओ, और एटीपी बनाएगा। ये बाद में बताऊंगा, प्लांट फिजियो में बहुत अच्छे से पढ़ोगे आप, ठीक है, कैसे होता है ये। आपका फोटोसिंथेसिस में इसी तरह ग्रेडियंट बनता है, रेस्पिरेशन में बनता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में कहाँ बनता है, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में, और जब रेस्पिरेशन में आएंगे ना तो ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बनता है, यहाँ पे बनता है ग्रेडियंट, ठीक है। वो सब बात की बात है, बस इतना समझो। यह पूरा प्रोसेस क्या, एटीपी सिंथेसिस क्या करेगा, अभी इतना ही समझना है। एटीपी सिंथेसिस क्या करेगा, किस चीज में हेल्प करेगा, एटीपी के सिंथेसिस में। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। हाँ बेटा, बीच में मैट्रिक्स होता है, जैसे अभी दिखा रहा हूँ, जो आपने डायग्राम देखा था यहाँ ना, यहाँ पे ना, हाँ इसमें मैट्रिक्स होगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे पूरा क्या भरा होगा अंदर में, मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स में सारा होता है आपका डीएनए, ये सब जो बोलते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया में जो 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 सामान होता है सारा इस मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। क्लियर है, चलो चलो आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, अब देखो आ ही गया। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैव एंजाइम फॉर व्हिच साइकिल, व्हिच साइकिल, क्रेब्स साइकिल। अभी बस याद रखोगे, अभी याद रखोगे। अब पूछोगे सर क्रेब्स साइकिल क्या हुआ, ये सब क्या हुआ, तो नहीं बता पाऊंगा अभी, क्योंकि अभी बताने पे भी क्या होगा बेटा, आपको समझ में नहीं आएगा। आई बात समझ, बोलो, है ना। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स। एक क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, सब रेस्पिरेशन चैप्टर में, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल करवाने के लिए बहुत सारे एंजाइम की जरूरत होती है, तो सारा एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। अब आगे देखो, बिसाइड्स दिस एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया हैव अ कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस apparatus। आप जानते हो इसमें क्या क्या होता है, राइबोसोम जो कैसे होता है 70S, डीएनए होता है, कुछ आरएनए होता है, कुछ एंजाइम्स होता है। आपको बताया ना माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होगा, खुद का आरएनए होगा, खुद का आपका राइबोसोम्स होगा, बताया कि नहीं, जल्दी बताओ। ये सब कहाँ प्रेजेंट है, उसी मैट्रिक्स में। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, ठीक है। सिंगल, डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर नेकेड डीएनए प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। आप जानते हो एक डीएनए प्रेजेंट होगा, वो कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, और कैसा होगा, सर्कुलर। कहाँ प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, होता है कि नहीं, जल्दी बताओ। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज 1% ऑफ टोटल डीएनए इन अ सेल, इट इज रिच इन, ये भी अब फिर से नहीं समझ में आएगा। ये बताया था, डीएनए में 4 चीज होता है, नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। पढ़ा है किसी ने पहले, नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। जीसी मतलब होता है ग्वानिन, सी मतलब होता है साइटोसिन, है ना। जीसी कंटेंट डीएनए होता है, ठीक है। बस इतना याद रखो, जो हमारे बॉडी में जितना डीएनए है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कितना परसेंट है उसका, बस 1%। एक सेल में मान लो, एक सेल में मान लो कि 100 ग्राम डीएनए है, समझाने के लिए, तो 1 ग्राम डीएनए कौन सा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का। बाकी सारा डीएनए किसका होगा, न्यूक्लियस का, ठीक है। और इसका डीएनए किस में रिच होता है, जीसी कंटेंट। इसका डीएनए किस में रिच होता है बेटा, जीसी कंटेंट। अभी बस समझो क्या मैंने बोला था आपको शुरू में, इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी, याद होगा शुरू में बोला था, तो आपको नहीं पता होगा। जैसे जैसे 11th पढ़ेंगे, इस चैप्टर में बस आपको याद कर लेना है, और ये सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। क्लियर है बेटा, क्लियर है, हाँ। तो इसके लिए घबराना नहीं है कि जीसी क्या हो गया, क्रेब्स साइकिल क्या हो गया, ये सब आगे के सिलेबस में है, एक एक चीज क्लियर होगा, अभी बस आपको याद करना है। क्लियर है, जल्दी बताओ, बोलो, हाँ। तो थोड़ा सा डीएनए की बात करा है मैंने, तो डीएनए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको होता क्या है, ये जीसी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो थोड़ा सा ब्रीफ, क्योंकि डीएनए बार बार आएगा, तो डीएनए के बारे में हल्का ब्रीफ मैं आपको बता। एक चीज देखो, ध्यान देना बेटा सब लोग, इधर देखो। तो डीएनए है ना बेटा, वह 3 चीज को बना के बना हुआ है। सबसे पहले बात, डीएनए को अपन डिफाइन करते हैं ना, है ना, कैसे करते हैं, ये क्या है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, पहली बात फुल फॉर्म है वो। ये क्या है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। क्या है बेटा ये, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन,
बात समझ लेना, बस इतना समझो। पॉली न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या हो गया? यह बहुत सारे किसको मिला के बना हुआ है? पॉली मीन्स मेनी। बहुत सारे किसको मिला के बना हुआ है? जल्दी बताओ। न्यूक्लियोटाइड। किसको मिला के बना हुआ है बहुत सारा है? जल्दी बताओ। न्यूक्लियोटाइड। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ दोगे ना तो ये, हाँ ये क्या है आपका? ये पहला न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तीसरा है, चौथा है। ऐसे ऐसे हजारों न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ जाते हैं, एक क्या बनता है आपका? जल्दी बताओ। डीएनए। आई बात समझ? जल्दी बताओ। ये क्या है? ये क्या है आपका? ये सब क्या है आपका? ये सब क्या है आपका? न्यूक्लियोटाइड। बस इतना समझो कि डीएनए क्या है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ना। चेन क्यों बोला? डीएनए का डायग्राम आप बनाते हो तो कुछ ऐसा ही बनाते हो, जल्दी देखो तो कुछ ऐसा ही बनाते हो, है ना। मतलब ये चेन के फॉर्म में होता है, ठीक है, वाइल्ड फॉर्म में। तो डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। मतलब ये किससे बना हुआ है? बहुत सारे किसको मिला के? न्यूक्लियोटाइड को मिला के। पॉली मीन्स मेनी, न्यूक्लियोटाइड मीन्स आप समझ रहे हो। अब देखो, अब हम एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें हमने बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते गए, है ना। तब क्या बन गया आपका? एक क्या बन गया? जल्दी बताओ। डीएनए। ठीक है, हाँ डीएनए बन गया आपका। अब हम एक न्यूक्लियोटाइड का देखते हैं पहले स्ट्रक्चर, है ना। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, जब आप एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को देखोगे ना बेटा, तो यह तीन चीज से बना हुआ है। अपन क्या देख रहे हैं? जल्दी बताओ। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या देख रहे हैं आप? जल्दी बताओ। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हम एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो जब न्यूक्लियोटाइड को देखोगे ना, तो यह तीन चीज को मिला के बना होता है। एक होता है आपका शुगर मॉलिक्यूल। इसमें कौन सा क्या होता है? पहले शुगर मॉलिक्यूल्स, है ना। इसको पेंटोज शुगर बोलते हैं। पेंटोज क्यों बोल दिया? क्योंकि इसमें कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन। पेंटोज मतलब कितने कार्बन वाला शुगर? जल्दी बताओ। 5 कार्बन वाला। ठीक है, तो एक तो कौन सा कार्बन होगा? जल्दी बताओ इसमें। पेंटोज कार्बन। ठीक है, मतलब कार्बन बोला हूँ, शुगर होगा। पहला पार्ट क्या होगा? शुगर, जो 5 कार्बन का शुगर होता है। पेंटोज मतलब कितने कार्बन का शुगर है इसमें? 5 कार्बन। अरे आपने पढ़ा होगा ना शुगर के बारे में। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक शुगर है कि नहीं? जल्दी बताओ। इसमें इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? कितने कार्बन दिख रहे हैं? 6। इसी तरह डीएनए में जो शुगर होता है ना, वह कितने कार्बन का होता है? 5 कार्बन का। और डीएनए में जो शुगर होता है ना, उसको बोलते हैं, उस शुगर का नाम भी लिख देता हूं मैं बस समझने के लिए। उसको बोलते हैं डिऑक्सी राइबोज शुगर। क्या बोलते हैं शुगर को? जल्दी बताओ। डिऑक्सी राइबोज शुगर। अब क्यों यह सब होता है वो सब बाद में बताऊंगा। डीऑक्सी क्यों बोला, है ना। आरएनए में आपका राइबोज होगा और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होगा, वो सब बाद में बताऊंगा। क्योंकि डीएनए में एक ऑक्सीजन हट जाता है, ठीक है, ओएच ग्रुप मतलब हट जाता है, वो बाद में बताएंगे। बस इतना समझो, एक न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर होगा और शुगर का नाम क्या है? अभी जल्दी बताओ। डीऑक्सी राइबोज शुगर। कितने कार्बन का शुगर है? 5 कार्बन। ठीक है। दूसरा दूसरा इसमें जो मिलेगा आपको, वह होता है फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट। क्या होता है? जल्दी बताओ। फॉस्फोरिक एसिड, या क्या बोल सकते हैं इसको सीधा सीधा अपन? क्या होता है इसमें? फॉस्फेट। ठीक है। और तीसरा इसमें जो होता है आपका, बेसिक समझा रहा हूं, सारी डिटेल में देखेंगे अपन। तीसरा इसमें जो होता है उसको बोलते हैं अपन नाइट्रोजिनस बेस। एसिड बेस पढ़ा होगा ना? पढ़ा है। नाइट्रोजिनस क्या होता है इसमें? जल्दी बताओ। नाइट्रोजिनस बेस, ये बेस है, लेकिन उस बेस में क्या प्रेजेंट होगा? क्या प्रेजेंट होगा? नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेस। अब ये जो नाइट्रोजिनस बेस होता है ना, डीएनए की बात कर रहे हैं, आरएनए नहीं बता रहा, कंफ्यूज हो गया अभी। डीएनए बता रहा। डीएनए में 4 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। कितने? 4। ठीक है, देखो कौन कौन सा होता है? ए, टी, जी, सी। यही 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। आई बात समझ? जल्दी बताओ, बोलो। ए का मतलब क्या है? ए का फुल फॉर्म क्या है? लिखते जा रहा हूं मैं, देखते जाओ। ए मतलब है बेटा, ए मतलब है आपका क्या? ए फॉर एडेनिन। ए का मतलब क्या है? जल्दी बताओ। एडेनिन। टी फॉर थाइमिन। टी का मतलब क्या है? थाइमिन। सी का मतलब क्या है? गुआनिन। और सी का मतलब क्या है? साइटोसिन। आई बात समझ? जल्दी बताओ। ए का मतलब एडेनिन, टी का मतलब थाइमिन, जी का मतलब गुआनिन, सी का मतलब क्या? साइटोसिन, है ना। तो आपको ये बात पता होगा। अब देखो आगे समझो बात, ध्यान देना। जो डीएनए है डबल स्टैंडर्ड है, सबको पता है ना।
है ना। तो चलो मैं डीएनए को क्वाइल ने बना के सीधा बना रहा हूँ, सीधा दो स्टैंड दिखा रहा हूँ। मान लेते हैं यह एक स्टैंड है और यह डीएनए का दूसरा स्टैंड है। क्लियर है बेटा? चलिए बताओ, बोलो। अब होता क्या है ना, यह जो बैकबोन इसको बोलेंगे, मान लो ये मेरा शरीर है, ये पूरा शरीर किससे बना हुआ है? बैकबोन से। मतलब बैकबोन मतलब जो पूरा स्ट्रक्चर को कौन बना रहा है? वह बनाता है शुगर एंड फॉस्फेट। कौन बनाता है जल्दी बताओ? शुगर एंड फॉस्फेट। ये जो बैकबोन बोला ना, बैकबोन मतलब यह जो स्ट्रक्चर बना है ऊपर वाला और नीचे वाला, यह कौन बना है जल्दी बताओ? शुगर एंड फॉस्फेट। मतलब ऐसे, मतलब ऐसे समझो, जो घर का दीवार है, दीवार ही बैकबोन है ना पूरे घर का, जल्दी बताओ, है कि नहीं? तो घर का पूरा मेन स्ट्रक्चर तो दीवार ही है ना, दीवार के ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ है ना। तो जो दीवार है, जो मेन स्ट्रक्चर है, कौन बनाया? डीएनए का, शुगर एंड फॉस्फेट। ये जो बैकबोन सारा बना, ये किसका बना बेटा जल्दी बताओ? शुगर एंड फॉस्फेट का। शुगर एंड फॉस्फेट बनाया इसको। ठीक है, ये बात क्लियर है अभी तक? जल्दी बताओ। ये भी बैकबोन जो नीचे वाला भी होगा, ये किससे बना होगा? शुगर एंड फॉस्फेट। और इसी बैकबोन के बीच में, इसी बैकबोन के बीच में आपका प्रेजेंट होता है कौन? कौन? नाइट्रोजिनस बेस। मतलब यहां पे देखो, इसी के बीच में, यहां पे मान लो ए है, यहां पे मान लो क्या है आपका? टी है, यहां पे मान लो क्या है? टी है, यहां पे मान लो क्या? टी है। ये कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ए जी सी टी कुछ भी हो सकता है। फिर मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे मान लो जी है, ऐसे होता है। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे होता क्या है? डीएनए में डबल स्ट्रैंड है ना। और ये दोनों ना एंटी पैरेलल होता है, मतलब पैरेलल, अभी एंटी पैरेलल छोड़ो, अभी पैरेलल होता है, ऐसे समझो। पैरेलल किसको बोलते हैं? जो कभी मिले ना और दोनों के बीच का दूरी सेम हो, उसी को बोलते हैं ना पैरेलल। जल्दी बताओ, है ना। अब ये कैसे मेंटेन है भाई? एकदम इतना लंबा है डीएनए, और मेंटेन कैसे कि दोनों पैरेलल है? ये दोनों पैरेलल होता है क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड के बीच में कौन सा बॉन्डिंग होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड जल्दी बताओ? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सर किसके बीच होगा? आपको बता दूं, हमेशा याद रखने का, ए का पेयरिंग या रूल है याद रख लेने का, ए का पेयरिंग हमेशा किसके साथ होगा? टी के साथ। और जी का पेयरिंग हमेशा किसके साथ होगा? टी के साथ। ए के सामने हमेशा कौन होगा? टी। जी के सामने हमेशा कौन होगा? सी। यह नियम है, इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात, ए और टी के बीच में देखो तो कितने बॉन्ड दिखाया मैंने? दो की तीन? डबल बॉन्ड। मतलब ए और टी के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होता है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और जी और सी के बीच में क्या? बोल दो जल्दी से, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बात को हमेशा के लिए याद रखना है। सी और सी के बीच में कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। और ए और टी के बीच में कौन? डबल। तो देखो, ए के सामने हमेशा, आप खुद से बताओ, ए के सामने कौन आएगा नीचे? ए के सामने कौन आएगा नीचे? जल्दी बोलो। ए के सामने कौन आएगा? टी। टी आएगा बिल्कुल। सी के सामने कौन आएगा? टी। सी के सामने कौन आएगा? टी के सामने कौन आएगा? ए के सामने कौन आएगा? टी के सामने कौन आएगा? टी। ठीक है, ऐसे करके दिखा देते हैं, ऐसे। हाँ, तो दोनों जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है ना, उसी के बीच में कौन सा बॉन्डिंग होता है? अब चलो बॉन्ड दिखा देते हैं सबके बीच में। बॉन्ड दिखाना भी जरूरी है ना, है कि नहीं? जल्दी बताओ। चलो, ए और टी के बीच में कौन सा बॉन्ड? डबल की ट्रिपल? डबल। सी और सी के बीच में डबल की ट्रिपल? ट्रिपल। यहाँ पे भी क्या होगा? ट्रिपल। यहाँ पे क्या होगा? डबल। डबल, ट्रिपल, है ना। यह आपका कंप्लीट डीएनए हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब ऐसे ही करके हजारों न्यूक्लियोटाइड, तीनों चीज आ गया कि नहीं? बैकबोन किसका हो गया बेटा? शुगर प्लस फॉस्फेट। और बीच में कौन है आपके, जो इसको पूरे को दोनों को बराबर करके रख रहा है, होल्ड करके रख रहा है? कौन है आपका? नाइट्रोजिनस बेस, है ना। अब तीनों मिला के क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोटाइड। यह है कंप्लीट, क्या हो गया आपका? क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड। यह कंप्लीट क्या हो गया? जल्दी बताओ। न्यूक्लियोटाइड। समझ में आई बात? अब ऐसे ही बहुत हजारों न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है आपका? एक डीएनए। आज बात समझ? बोलो, बोलो। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है कौन सा रिच होता है? जीसी रिच। क्या पढ़ा था हमने? जीसी रिच, यही पढ़ा था ना? बोलो। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हो गया? मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया का जब डीएनए को उठा कर देखोगे ना, तो 80 कम मिलेगा, ज्यादा कौन दिखाई देगा आपको? आई बात समझ? आई बात समझ? बोलो। हाँ, सबको समझ में आया बेटा? चलो, तो होप आप समझ गए।
और यही इसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है। एक और टर्म बहुत बार आता है न्यूक्लियोसाइड, वो भी थोड़ा सा बता ही तो, जब इतना बताया तो न्यूक्लियोसाइड। तो देखो तो न्यूक्लियोटाइड कब बोला था पहले ये बताओ, ये तीनों को मिलाकर न्यूक्लियोटाइड बोला था, है कि नहीं? क्या क्या को मिला के बोला था जल्दी बताओ, क्या क्या? पेंटोज, शुगर, प्लस प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, तीनों को मिला के बोला था हमने न्यूक्लियोटाइड। बोलो। अब इसमें से बस किसको हटा दो आप, इसको हटा दो बस आप, फॉस्फेट को। फॉस्फेट को जब हटा देंगे तब क्या बच जाएगा इसमें, जल्दी बताओ? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, यही बच जाएगा ना। तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस बसो तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, और जब उसमें फॉस्फेट को ऐड कर देंगे तो उसी को क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? बताओ, बोलो। ठीक है, समझ में आया सबको? तो देखो यही इसीलिए लिखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए किस में रिच है। क्लियर सबको? जल्दी बताओ, बोलो। अब अपन अगला दिन स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को कंटिन्यू करेंगे, फंक्शन देखेंगे, लगभग खत्म ही हो गया आपका। ठीक है, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, ये बाहर वाला मेम्ब्रेन दिख रहा है, और ये अंदर वाला मेम्ब्रेन देखो, ये अंदर वाला है, ये देखो, ये बाहर से ऐसे है कवर, और ये अंदर से है। अंदर वाला मेम्ब्रेन देखो तो होल्ड में है कि नहीं, है कि नहीं, जल्दी बताओ। इसी को क्या बोलते हैं अपन, क्रिस्टे। ठीक है, आई बात समझ? अब दो मेम्ब्रेन के बीच में देखो स्पेस है, इसी स्पेस को क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, और सब अगले दिन हम देखेंगे। आपका माइटोकॉन्ड्रिया अगले दिन खत्म हो जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अपन शुरू करेंगे क्या, प्लास्टिड्स, मतलब जिसमें क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड कौन सा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो सब देखेंगे। ठीक है बेटा, सबको समझ में आया? ताकि अच्छे से लेक्चर का रिवीजन करोगे सब लोग, अच्छे से लेक्चर का रिवीजन करोगे जाके। ठीक है, चलो लेक्चर आज का एंड करते हैं अपन।